दोस्तों डकी भाई को जेल हो गई थी, हम सबको पता है किस केस में हुई थी, हम सबको पता है, लेकिन फाइनली वो बाहर आ चुके हैं। और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे यार कि आप लोगों ने वीडियो ही नहीं बनाया, डकी भाई का वीडियो आया है जेल के बाद, तुम नॉर्मल ब्लॉग्स पर तो इतना रिएक्शन करते हो और उनका जब सपोर्ट की बारी आई तो आपने वीडियो नहीं बनाया। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, हमारे यहाँ शादियाँ चल रही है, अभी भी बैकग्राउंड में शायद आपको ढोल की आवाज़ आ रही हो, तो वैसे हम नॉइज़ कैंसिलेशन कर देंगे, लेकिन इस वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। फाइनली आज हम शूट कर रहे हैं वीडियो और डकी भाई ने इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मतलब क्या चीज़ें उनके साथ हुई, और मैंने सुना काफ़ी गलत चीज़ें हुई हैं उनके साथ। तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे और हम भी अपना ओपिनियन आपसे शेयर करेंगे, तो आप लोग एंड तक बने रहना। शुरू करते हैं अभी को। सिंपली हियर टू अपोलोजाइज, मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। 16 अगस्त 2025 को जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुलाए होते हैं, हमने अपने घर में दावत रखी होती है, मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, हम खाना शाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं, मेहमान चले जाते हैं। उसके बाद मैं और रूप पैकिंग में लग जाते हैं, क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है, उधर से इन्वाइट आया होता है कि भाई आप आएँ हमारे लिए, कुछ वीडियोस वगैरह बनाएं वगैरह। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की, क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, और मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाए। एयरपोर्ट पहुँचते हैं, हम सामान अपना अनलोड करते हैं, रात के 9 बजे के करीब हमारी फ़्लाइट होती है, हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट का एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई FIR तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते आप हमारे साथ आ जाए। मैं और रूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो। हम किसी को ऑन टाइम ज़्यादा इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। मैंने ज़िया को सिर्फ मैसेज कर दिया था कि ये इस तरह से इशू हो गया है, तो शायद हम फ्लाई ना कर पाएँ, तो आप प्लीज़ गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ले आओ। हम NCCI ऑफिस पहुंच जाते हैं। हथकड़ी मुझे लगी हुई थी, मुझे ऊपर एक रूम में लेके गए। जब मैं NCCI के ऑफिस पहुंचता हूं तो वहां पे 6-7 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मेरी हथकड़ी वो खोल देते हैं, मुझे कुर्सी पे बिठा देते हैं और मेरी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है। वहां पे मेरे से क्वेश्चन करते हैं एप्लीकेशंस के प्रमोशन के बारे में। वहां पे मुझे पहली बार आइडिया होता है कि मेरा इस इशू पे मुझे एयरपोर्ट पे रोका गया। खैर मेरे से वो जो सवाल करते गए मैं उनको बताता, किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हो। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास? मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस। अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप? मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो? मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोज बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहां पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे पहली मीटिंग में इतना सब हो रहा है, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई दुश्मनी निकाली जा रही है। खुन्नस वाला सीन वो लग रहा है। हाँ, माँ बहन की गालियां दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता था, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है, जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है, वो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो, और ये मैं क्या बताऊं यार। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ। मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और किस तरह इससे निकलूं। मैंने क्या किया ऐसा? खैर वो सरफराज चौधरी कहता है कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं Day 1 को आया हूँ, मैं सब कुछ मोबाइल का पासवर्ड
मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज़ नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मुझे ऊपर ले गए, मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, तो वो जब मिलने आया हुआ था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, तब मार लें, लेकिन मुझे मारे कम। वो बड़ा परेशान हुआ, वो बाहर चला गया, कुछ खाने को मेरे लिए लेके आया था, पिज्जा या कोई बर्गर लेके आया था। बाहर जाके मुझे नहीं पता कि उनके जानने वाले थे जुनैद सलीम जो एंकर हैं, उन्होंने कहीं उनको बात बता दी। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो अपने पॉडकास्ट के अंदर इसका जिक्र कर दिया कि मेरा एक जानने वाला वहाँ पे गया तो डक्की भाई इस हालत में था। ज़ेर हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे, और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम, बहुत मार रहे हैं। जो फिर मेरे लिए अंदर प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ। खैर मैंने फिर डिसाइड किया कि भाई ये सब सुन के तो सच में ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है, या तो पैसे लेन देन का, मतलब पैसे ऐंठने की कोशिश। लेकिन पैसे भी ऐंठना है तो ऐसे मार मार के तो नहीं ऐंठे जाते। इनके जो ट्रांजेक्शन्स है ना, वो इनके अफसरों से भी ज़्यादा, यहाँ तक कि नेताओं से भी ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन इनके अकाउंट में जब दिख रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आईटी में भी गया होगा, इनकम टैक्स में भी गया होगा। ये मल्टीपल केस हुए होंगे इन पे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और फिर ये जो पर्सनल खुन्नस वाला सीन है ना, कि खुद के किसी के बेटे को फ़ोन लगा के बोले देख तू जिसको पसंद करता है वो किसी मार खा रहा है, मतलब वो अपने खुद के बेटे को सुधारने के लिए इनको मार रहा है, ऐसा कुछ सीन भी लगा मुझे थोड़ी देर। मतलब वो जो ऑफिसर होगा उसकी क्या जहनी सोच होगी, मतलब कितना क्रिमिनल माइंडेड होगा वो ऑफिसर कैसे बन गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी, इनकी तो कुछ भी नहीं थी उनसे, फिर भी पकड़े गए वो। लेकिन क्या जो भी हुआ, मतलब किस बेस पे हो रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ कैसे पॉसिबल है, मतलब किसी भी देश में ये। और डक्की भाई कोई छोटा मोटा बंदा नहीं भाई, बहुत बड़ा बंदा। नाम देख के कभी सोचा यार ये बंदे ने बाहर लीक कर दिया तो क्या होएगा। मुझे तो मतलब सोच के ही ये केस देख के ना, जो इंडिया में केस हुआ था, चलो उसके आगे बात करेंगे, अभी पहले ये वीडियो देखते हैं। अब बोलना ही नहीं, जितना मर्जी मारे, मैंने किसी को नहीं बताना। मुझे हवालात में वापस बंद कर दिया इन्होंने। डक्की को थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ वो एहलकारों ने मारा था। थप्पड़ को एडिशनल डायरेक्टर ने भी मारा था, मैं आपको बताता हूँ जी। डक्की भी आगे बताएगा कि मुझे चपेड़े किसने मारी थी। और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो कर रहा हूँ, मुझे मारो ना। जब इसको पेश करने लगे थे डक्की को, तो भाई वो आपको बताया था कि मैं इसको थप्पड़ मार के लाया हूँ। हाँ, तो वो थप्पड़ मार के लाए, वो मारते थे। काम सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसे मांग रहा है। जब मैं एनसीसीआई की कस्टडी में था, आप लोगों ने शायद 3,26,000 USDT की बात एडिशनल डायरेक्टर के पॉडकास्ट में सुनी होगी। 3,20,25,000 USDT वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्थ करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फर्द मकबूजगी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने दर्जनों पॉडकास्ट दे के ये बताया कि 3,26,000 USDT जो है वो हमने इससे बरामद कर लिए हैं। अब मैं आपको उसकी असल स्टोरी बताता हूँ कि अकाउंट खोल देता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है जो मेरी सारी लॉस पे गई होती है, क्योंकि उस दौरान बिटकॉइन नीचे गया हुआ था। वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है, मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है, मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास डॉज, बिटकॉइन, इथेरियम, मेरे पास दर्जनों टोकन और पड़े हुए थे, वो सारे क्लोज करके उसको USDT में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये USDT ट्रांसफर कर। मैंने कहा सर इसकी क्या वजह है, आपने मेरा पर्सनल लॉस भी कर दिया है।
कहता है कि तुझे अपना मसला हल करना है या नहीं करना। मैंने कहा कि सर लेकिन ये 3,26,000 USDT आपने ट्रांसफर क्यों करना है? जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है आपके सामने, अकाउंट मैंने आपको दे दिया, उसका जीमेल मैंने आपको दे दिया, पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, आपने ट्रांसफर। भाई 3,26,000 USDT कितने होते हैं पता है? 90 के ऊपर है इंडियन रेट, और अगर पाकिस्तान रेट देखूं तो 300 प्लस होगा, 300 प्लस के ऊपर होगा। 300 प्लस का एक USDT और ये 3 लाख USDT है, मतलब पता नहीं कितने होगा। कैलकुलेट भी अगर मैं करूं ना, वो भी इन्होंने ना लॉस में कन्वर्ट कर दिए, जो बिटकॉइन था, इथेरियम था, डॉज था, पोजीशन क्लोज कर दी। बेसिकली उनकी पोजीशन थी वो बाई की, वो उन्होंने क्लोज लॉस में क्लोज कर दी उनने। भाई ये तो बहुत ही, मतलब ये क्या हो रहा है भाई? ये पाकिस्तानी है ना? ओ माय गॉड, 9 करोड़ 75 लाख। अरे तो 9 करोड़ भी बहुत अमाउंट है भाई। 9 करोड़ सोच रहा है तू? किसको बोलते हैं भाई? 9 करोड़ रुपीस, वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए जो कि लॉस में काटे हैं। अगर वो नहीं काटते तो हो सकता आगे जाके मतलब प्रॉफिट ही हो सकते हो कि एक बड़ा अमाउंट उनकी जिंदगी भर की कमाई का वो लेके जा रहा था। गई, लेके जा नहीं रहा था, गई, ले लिया ना उसने, ले लिया, ट्रांसफर करवा लिया। गवर्नमेंट बोल रहा गवर्नमेंट के अकाउंट में कर लिया हमने। आपको पता नहीं गवर्नमेंट के अकाउंट में हुआ है कि क्या हुआ? और भाई तुमको कैसे पता वो लीगल है या इलीगल? उसने ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए खुद से इन्वेस्ट किया। अरे कमाए भाई बंदे ने, ट्रेडिंग करते रहते हैं उन्होंने। हाँ, आज से थोड़ी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं वो ट्रेडिंग। अपन देखते आ रहे हैं कब से उनकी स्पॉन्सरशिप कब से चल रही है, लगभग 5-6 साल पहले से करते आ रहे हैं वो। भाई बंदा सही जगह पैसा लगाएगा तो कमाएगा। ऊपर से ठीक है यार, उसने आईडी पासवर्ड आपको एक एक चीज दे रहा है, बंदा कोऑपरेट करे, उसके बाद भी तुम मारे जा रहे हो। और ये पैसे लेना तो बहुत बड़ा इनका खुद का क्राइम हो वो गया। कहीं ना कहीं इमोशनली अंदर से तोड़ देना चाह रहे थे डक्की भाई को, कि इसके पास ये सब कुछ अपना लुटा दे और इसके पास जीने की कोई वो ही नहीं बचे। क्या रीजन रहा होगा यार? ऐसा भी क्या कर दिया? हद हो गई यार ये तो। चलो आगे देखते हैं। इसको क्यों करना है? कहता है तुझे जितना कह रहे हैं उतना कर। मेरी 15 मिनट उनके साथ बहस चलती रही कि सर ये पैसे ज्यादा हैं, मुझे आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये ट्रांसफर आपके पास क्यों करना है। वो मुझे आगे से ये कहता है कि यार लगता है तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। मेरे से जबरदस्ती मेरा फेस आईडी, मेरा ऑथेंटिकेटर सारा लगा के इसने मेरे से जबरदस्ती 3 लाख की आर के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अब जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया, क्या वो FIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NCCIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या किसी KP की हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NAB का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे IO असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट था जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने वापस मुझे हवाला में बंद कर दिया। कोई रिसीविंग नहीं दी, मुझे उसकी कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई सबूत चलान के अंदर मेरे दादा अब्बू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको NCCIA के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया ये कह के कि पता नहीं उनके पीछे ISI-MI लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूब को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम NCCIA के ऑफिसर्स का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। और ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते हैं कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। जिस्मानी रिमांड पे FIA के पास जाना है या उसके बाद जेल जाना है, तो क्या तो बोलने कोई मसला नहीं है। आज डक्की भाई आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ बात नहीं करेंगे? ताहम आज जो है वो बात तो नहीं करने दे रहे, लेकिन डक्की भाई को जो है वो सुबह सवेरे जो है आज अदालत में पेश किया गया है। बिल्कुल जी बात तो नहीं कर सकते डक्की भाई। लिटरली दिख रहा है बंदा कितना परेशान, डिप्रेशन में है। पहले भी हमने जब इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है तो NCCI एहलकारों की जानिब से जो वो मना कर दिया गया है कि वो किसी भी किस्म से वो जो है वो गुफ्तगू नहीं करेंगे। डक्की भाई कुछ कहना चाहेंगे? डक्की भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई कुछ तो तो पूरा एक्सटॉर्शन था यार। मना किया कि भाई सारी तो आपने तहकीकात के बारे में आपने ताउन किया, उसके बावजूद क्यों ही कहा जा रहा है
सरफराज चौधरी साहब को मुअत्तल कर दिया। या अल्लाह सब कुछ तेरे सामने है। मैं किसी जोगा नहीं, मेरी फैमिली किसी जोगे नहीं। हम फंस चुके हैं, हम गीदड़ों में फंसे हुए हैं। या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। CCIA अफसरान की गिरफ्तारी पर मुकदमा यूट्यूबर डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। डक्की भाई की फैमिली से रिश्वत लेने का ये मामला, NCCIA के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अरूब जतोई ने दरखास्त दी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 8 अफसरों और 1 फ्रंटमैन पर। ये हो क्या रहा है? बैटिंग एप्स को रोकने वाले ही बैटिंग ऐप के जरिए पैसे मंगवा रहे हैं। मुकदमा डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। 12 लोग हिरासत में हैं FIA के। अफसर है शुएब रियाज और सरफराज चौधरी, उन्होंने रिलीफ के नाम पर अरूब जतोई से रिश्वत मांगी। पर 90 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। वो लोग जिनके कंधों पे निजाम की हिफाजत की जिम्मेदारी रखी गई थी, वही खुद इस निजाम में नकब लगाने लगे। जो तफ्तीशी थे आज वो मुलजिम के रूप में अपने ही इदारे के सामने जवाबदेह हैं। 7 अफसरान ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। तो 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अरूब जतोई इस बात पर डट गई हैं कि NCCIA अफसरान जिन्होंने उनसे रिश्वत ली है इनको नहीं छोड़। भाई साहब मतलब बाद में उन लोगों ने NCC वालों ने कुछ हेल्प करी है, मतलब उनसे भी बड़े ओहदे पे गए तब जाके कुछ हुआ। सिंपल सी बात ये कहने का कि उन्होंने फिर केस करा एंड फिर उनके ऊपर फिर मुकदमा उठाया गया। लेकिन भाई उसका क्या, जो 9 करोड़ रुपए बंदे के गए हैं उसका क्या हुआ? मतलब ये सब डिटेल्स तो खैर अब बाद में पता चलेगी। ये चीज़ अगर आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वसूली हुई और जो केस हुआ एयरपोर्ट से इनको जिस तरह उठाया गया, मुझे सेम केस मतलब इंडिया का याद आ रहा है आर्यन खान का। आर्यन खान वाला सही सेम पूरा पैसे वसूली का ही मामला था। शाहरुख खान से 25 करोड़ की डिमांड की गई थी और उसके बाद फिर शाहरुख खान ने वो नहीं दिया और केस लड़ाई करी और वो आर्यन खान को बाहर निकाला, बाइज्जत बरी, मतलब पूरे केस वेस पूरे रफा दफा करे। और वैसे ही डक्की भाई का भी मैटर सॉल्व हुआ है और डक्की भाई ऑफ कोर्स बेकसूर थे। और लेकिन जो स्ट्रगल भाई देखा उन्होंने, जो मारा पीटा भाई, उसका क्या होगा? वो कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ, पूरा टूट चुके हैं वो भाई। उनका जो वीडियो देख के मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे टूट चुके हैं वो अंदर से। वो मतलब भाई वो कभी कुछ नहीं करने वाले। अब तो ऐसा हो गया कि वो शायद वीडियो भी बनाने के लिए वो सोचे कि मैं वीडियो भी बनाऊं कि नहीं बनाऊं। यार इतना इंसान को डरा के रख दिया है। वो वीडियो भी बहुत डर के बनाया होगा उन्होंने कि मैं बनाऊं तो अब मेरे साथ कुछ ना हो। फिर भी यार गट्स है बंदे में, मानना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है क्या कोई और होता ना या इतना पैसा होता तो वो पहली फुर्सत में पाकिस्तान को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते, दुबई या कहीं UK वगैरह में शिफ्ट हो सकते। सही बात है। लेकिन उन्होंने फिर भी वहीं रह के वो वीडियो बनाया। ये बहुत बड़ी गट्स वाली बात है और डक्की भाई के लिए अप्रिसिएशन है। और सच में डक्की भाई को देख के ही लग रहा है कि कितना ऑनेस्टली उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया और कितना इमोशनल हो गए। और जो विजुअल्स दिखाए इन्होंने जेल के, जो जाते हुए, इस लेवल का है ना इंडिया में नहीं हो सकता। ये जो इन्होंने जिस लेवल का किया है ना, यहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा है इन्फ्लुएंसर है तो उसको रिस्पेक्ट दी जाती है उल्टा, कि भाई ये बंदे की अगर इतनी सी बात बाहर आ गई तो यहाँ तो हु अल्लाह हो जाता सोशल मीडिया पे। वो तो हो जाता और वहां भी हो ही रहा था, लेकिन अंदर की बात किसी को पता नहीं चल रही थी ना। बहुत से लोग तो शुरू में डक्की भाई के खिलाफ बोल रहे थे कि अच्छा हुआ गए जेल में गए, अच्छा हुआ गया, बच्चों को बिगाड़ रहा था, ये ऐसे ही हो रहा था ना शुरू में तो। और कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर लोग तो अपने हिसाब से ही बातें बनाते देखो। लेकिन अब लोगों को पता चले तो लोगों की भी हमदर्दी है डक्की भाई के साथ कि किस तरह वो ज़बरदस्ती, क्योंकि बैटिंग ऐप का प्रमोशन जिस तरह से दिखाते हैं हर कोई कर रहा है। PSL पूरा स्पॉन्सर बैटिंग ऐप्स को स्पॉन्सर करता है, बैटिंग ऐप्स PSL को स्पॉन्सर करते, कहते वसीम अकरम उनका ऐड करते, 1xBet ना 1xBet पे कितने सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सेलिब्रिटीज करते हैं। और सबसे बेकार बात मुझे इस केस में ये लगी कि यार तुमको चलो पैसे कमाना है, रिश्वत लेना है, वो ठीक है तुमने, लेकिन जो ज्यादती की, जो जुल्म किया, जो मारा, वो क्यों किया? पैसे तुम सीधे सीधे ले सकते थे, लेकिन सीधे सीधे में कम आते ना। उनका प्लान के यही था कि इस बंदे को पूरी तरह से हम इमोशनली तोड़ दें और ये पूरा अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जायदाद, एक चीज हमारे नाम कर, और ये कुछ बोल भी ना पाए, और कुछ बोल भी ना पाए। इतना डरा दो इसको कि आगे कुछ बोल भी ना पाए। कि अगर कल जाके अगर कुछ बोल दिया तो अपनी जॉब चली आई। खैर उनकी वाइफ नहीं मानी, उनकी वाइफ को बता दी होगी इन्होंने अपनी हालत, तो फिर इन्होंने फाइनल एक्शन लिया। को भी यहाँ पर अप्रिशिएट करना बनता है यार, मुश्किल घड़ी में शी डिजर्व यार, बनी रही वो अपने हस्बैंड के साथ। और डक्की भाई का एक वीडियो भी देखा था जिसमें उन्होंने बोला भी था उनको कि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाओ,
छोड़ दो कंट्री ये वो, लेकिन वो गई नहीं, वो हस्बैंड के साथ ही रही और सपोर्ट किया पूरा और लेके आई बाहर। तो बहुत भाई इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ऐसे टाइम पे ही पता लगता है आपको कि आपके बीच कितनी मोहब्बत है और कौन अपना है कौन पराया है। सच में रूह कांप जाए ऐसा केस। ये मतलब जो कानून में छेड़छाड़ ये आम बात है हर जगह पर। मतलब करप्शन इज़ कॉमन इन इंडियन पाकिस्तान, मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में करप्शन इज़ वेरी कॉमन थिंग। बट जिस लेवल का ये देखा है ना, यही हमें हमारा इंडिया वाला केस भी याद दिला दिया इन्होंने, जैसे रेहान ने बताया। अब आप लोगों की सोच क्या है इसमें, आप बताइए। ये हमारी सोच थी कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई केस करना है आप लीगली प्रोसेस कीजिए। ये इलीगल काम किया है, खुद गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ने इलीगल काम किया है, बिल्कुल, जो कि बहुत सबको सस्पेंड तो होना ही चाहिए। सस्पेंड के जो भी अरे भाई उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो अलग है भाई, वो मिलना चाहिए। ऐसा उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दूसरा बंदा अगर सोच भी रहा हो कि मैं किसी अमीर बंदे को फंसा दूंगा पैसे कमाने के लिए, तो वो सोचे भी ना कि अरे मेरा हाल ऐसा हो गया। पूरी रिकवरी होना चाहिए डकी भाई का, जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर उनसे ही होना चाहिए। हाँ, उनका जो मेंटल लॉस हुआ उसका भी उनको भरपाई करना चाहिए। कि भाई इनका मेंटल लॉस हुआ उसका भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो कि सजा बढ़ाओ उनकी फिर उधर। और साथ में जो क्रिप्टो में लॉस हुआ वो अलग। अरे वो तो ये लोग क्या देंगे, ये पैसे देते वही बहुत है। वो तो मेरे ख्याल से करोड़ों का ही लॉस था और वो पैसे तो शायद ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिए तो शायद रिटर्न आए भी ना, बोल नहीं सकता। अगर सच में तो लगता है आएंगे, क्योंकि अगर रियल राइट वे में अर्न होंगे तो। हाँ, अगर राइट वे में अर्न की ऑब्वियसली बंदे ने इतने सालों से किया, लेकिन चीज का प्रूफ होगा उनके पास। बट अब क्रिप्टो इलीगल है तो पाकिस्तान में क्रिप्टो इलीगल है। हाँ शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन लीगल तो नहीं है कहीं पे भी अपने एशियन कंट्री में, चाइना को छोड़ के। चाइना में भी शायद नहीं है, चाइना में पता नहीं। वहाँ तो बाइनेंस वगैरह सब इवेंट करते हैं और वहाँ के यार बताना आप लोग क्रिप्टो लीगल है इलीगल स्पॉन्सर भी करते हैं वहाँ। जैसा कि इंडिया में लीगल है, लेकिन ऐसा है कि 30% टैक्स देना है। 30 तो होगा ही ना, ऐसा कुछ होगा वहाँ पे भी। हाँ, टैक्स तो होगा ही, पर वो तो तब लगता है ना जब निकालो। अरे पता नहीं यार, इसमें तो अंडे संडे वो छोड़, अभी तो इसमें कानून में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। बाकी आप बताओ, आपने हमारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर कमेंट में बताना है, और वीडियो कैसे लगा ये बताना। आप अपनी राय भी कमेंट में लिख देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।